हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिजनेस स्टडीज़ पे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मिस्टेक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, और हमें इंस्पायर होते हैं हम और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आप सब लोगों की हेल्प के लिए बनाया, ये जो चैनल है ये स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी डिफाइन रिसर्च एज ए साइंटिफिक प्रोसेस with examples and what are the type of variables which is used in research process। तो टाइप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे और कैसे साइंटिफिक प्रोसेस होता है जो रिसर्च है, हाउ वी कैन डिफाइन रिसर्च एज ए साइंटिफिक प्रोसेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रोसेस होता क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, देन प्रेडिक्शंस लगाते हैं, देन एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्योरी लगाते हैं, देन साइंटिफिक लॉ लगाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो इस तरीके से देखो, रिसर्च के अंदर, रिसर्च एक तरीके से साइंटिफिक प्रोसेस ही है। ठीक है, वैसे लेकिन अब हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर हमें निकालना है कि जो उसमें है कि बारिश किस वजह से होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम ओनली, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मौसम कैसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आसमान में बादल हैं तो हम लोग हाइपोथेसिस, मतलब हम अजम्पशंस लगा सकते हैं कि अगर मौसम में काले बादल हैं तो बारिश हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अब हम उसको टेस्ट करेंगे कि क्या बारिश हुई है या नहीं हुई है। तो हमारी एजम्पशन सही भी हो सकती है, गलत भी होती है। अगर हमारी एजम्पशन सही हो जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, फिर इसको लॉ बना देते हैं, और वो लॉ क्या होगा, वो जनरली एप्लीकेबल होगा वो ऐसी सिचुएशन पे कि जब भी काले बादल होंगे तब वर्षा होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे कि रिसर्च को कैसे हम एज ए साइंटिफिक प्रोसेस की तरह दिखा सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि रिसर्च एज ए साइंटिफिक प्रोसेस कैसे है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, पहले आपको मैं एक बार इनके बारे में बता देती हूँ, पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, नेक्स्ट डेवलपिंग हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन, collecting data, analyzing data, hypothesis testing, journalization and interpretation, and finally preparation of the result and present the report। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फॉर्मुलेटिंग दी रिसर्च प्रॉब्लम। देखो, रिसर्च प्रॉब्लम इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जिसका हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, या जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके लिए हम फॉलो करने जा रहे हैं, अगर वो चीज़ ही सही नहीं है, अगर हमारी प्रॉब्लम ही सही नहीं है, तो हमारे उन सब जो भी हम जो भी स्टेप्स लेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम ही नहीं सही है। तो फर्स्ट स्टेप में ज़रूरी होता है कि हम क्या करें, प्रॉब्लम का पता लगाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन दी प्रॉब्लम क्लियरली। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए हमें कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम जब हमें पता लग जाएगी तो हमारा आधा काम वही खत्म हो जाएगा, फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसके बारे में ढूंढना। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम का पता लगाएंगे कि व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, और उसके बेस पे फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार बोलते हैं ना, ऐसे टीचर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लिया करो, आपका जो आंसर है वहीं से सोल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से होता है हर चीज़ के अंदर कि अगर हमें प्रॉब्लम पता है ना, तो 50% जो सोल्यूशन है हमें वहीं से मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। अब एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ होती है जो जो जिस भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, उस पे हो सकता है पहले भी रिसर्च हुआ हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जो भी बुक्स है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनका यूज़ करके वहाँ से हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और फिर हम उसका यूज़ किस में करेंगे, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर करेंगे। या तो यही प्रॉब्लम आई हो पास्ट के अंदर, ठीक है, और या फिर यही प्रॉब्लम ये इसके जैसी कोई प्रॉब्लम आई हो पास्ट के अंदर। ठीक है, तो उस पर रिसर्च हुआ हो, तो जो भी उससे रिलेटेड बुक्स आर्टिकल है उन सबको हम पढ़ेंगे, और वहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि क्या हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये होता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। नेक्स्ट है डेवलपिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो जिस तरीके से उसके अंदर होता है, साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इसी तरीके से साइंटिफिक प्रोसेस है ना कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, अब हम अजम्पशंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन का, कि वहाँ कुछ जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ वर्कर्स
मेथड्स हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे पहले अजम्पशन बनाएंगे कि वो जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है वो हो रही है जो रुई से जो धूल उड़ती है, ठीक है, उसकी वजह से हो रही है। ये हमने अजम्पशंस बनाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रिपेयरिंग दी रिसर्च डिज़ाइन आफ्टर दैट। तो प्रिपेयरिंग दी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या है, डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन के अंदर होता है कि हमें रिसर्च को कैसे लेके चलना है, कि क्या क्या होगा इसका प्रॉपर वे, ठीक है, मेथड क्या होगा इसको कंडक्ट करने का, कैसे ये होगा, कौन इसको कंडक्ट करेगा, ठीक है, रिसर्चर कौन होगा, और क्या क्या इसके अंदर टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है। तो इस पूरे का हम एक परफॉर्मा तैयार कर लेंगे और उसके बेस पे हम अपने रिजल्ट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइनिंग दिस सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइनिंग क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, एक छोटी सी पॉपुलेशन पे क्या करना, रिसर्च करना, ठीक है। तो हम उससे क्या करेंगे, एक छोटा सा सैम्पल डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेंगे कि उसके बेस पे फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं या कंप्लीट प्रॉब्लम की स्टडी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डाटा। फिर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली साइंस में भी हम ये करते हैं ना, डाटा कलेक्ट तो हर जगह की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें हर फील्ड में ज़रूरत होगी अगर हमें कहीं भी रिसर्च करना है तो साइंस के अंदर तो ऑब्वियसली हम डाटा कलेक्ट करते हैं, या तो जो कुछ पिछले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो कुछ रिसर्च किया है उनके रिसर्च को हम हेल्प लेंगे, ठीक है, उनका रिसर्च लेके फिर हम उसको दोबारा से रिसर्च करने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्टिंग डाटा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो बिजनेस रिसर्च होता है इसके अंदर हम कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूज से कर सकते हैं हम, ठीक है, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सर्वेज कर सकते हैं, क्वेश्चनरीज होते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, मेथड्स हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अच्छे से मैंने डिफाइन किया है, जो मैंने 2 वीडियोज़ इसकी अपलोड किया है, तो आप उनको भी जाके देख लेना। तो उसके बाद आता है एनालाइजिंग डाटा। एनालाइजिंग डाटा के अंदर क्या होता है भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना है, और हम क्या करेंगे, उससे डिसीजन लेने से पहले क्या करेंगे, डिसीजन लेने से पहले हम लोग देखेंगे कि पास्ट में अगर किसी ने वो डिसीजन लिया है या पास्ट में हमने ही अगर वो डिसीजन लिया था तो उसका क्या इफेक्ट हुआ था और फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, या जिस किसी ने लिया है उसके साथ क्या हुआ है फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन ले लो आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर उस चीज़ को क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का एनालाइज किया है, तो इसी को हम एनालाइज बोलते हैं। मतलब एक जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको निकालना, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना, ठीक है, जो हमारे लिए काम किया, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रखना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग बोलते हैं। और अच्छे से एनालाइज करना, मतलब कि पहले क्या हुआ था, किसी ने कैसे इसका एनालाइज किया, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो ये हो गया हमारा एनालाइजिंग डाटा। नेक्स्ट आती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो एग्जांपल लेते हैं हम लोग टेक्सटाइल वाला, कि उसके अंदर हमने क्या अजम्पशन बनाई थी कि जो सांस में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, जो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है उसकी वजह से हो रही है। तो हमने अजम्पशन बनाई थी, अब हम उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, अब हम उनको कुछ टाइम के लिए हम उनको कहेंगे, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, कि आप कुछ टाइम के लिए वहाँ से दूर रहिए और कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट कीजिए। फिर हम देखेंगे अगर उनको आराम होता है उस चीज़ से तो फिर हमें हमारी जो अजम्पशन है वो ट्रू हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसका कोई और रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर हमारी अजम्पशन ट्रू हो गई है फिर हम उसको क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज करने का मतलब है कि वो यस हर टेक्सटाइल मिल के अंदर जिसको सांस में प्रॉब्लम होती है अगर काम करने में वहाँ से, तो उसका रीज़न एक ये भी है कि वहाँ पे जो धूल मिट्टी, जो धुआं, जो धूल उड़ती है ना, रुई से जो उड़ती है धूल, तो उसकी वजह से लोगों को एलर्जी है और उसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो हम इसको जनरलाइज कर देंगे। इसी तरह से हम साइंस के अंदर भी कोई लॉ बनाते हैं, ठीक है, तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। तो इसमें भी हमने कोज एंड इफेक्ट, कोज क्या था कि जो उससे धूल मिट्टी उड़ रही है, इफेक्ट क्या हुआ, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने इसके अंदर भी निकाला और साइंस के अंदर भी हम ऐसी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कि हम इसको जनरलाइज कर देंगे और इंटरप्ट कर देंगे इस चीज़ को। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट, कि हमने जो भी हमने रिसर्च किया है उसके बेस पे हम अपना रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे और रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे और उस रिपोर्ट को हम यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे कंप्लीट पॉइंट्स, जिसके अंदर फर्स्ट था हमारा फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, देन डेवलपिंग हाइपोथेसिस, देन प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, देन डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की और टाइप ऑफ वेरिएबल्स। देखिए कोई भी आपको रिसर्च करना है तो उसके अंदर वेरिएबल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल की मैं आपको एक सिंपल मीनिंग बताऊं तो वेरिएबल वो कोई भी वो चीज़ जो चेंज होती है, ठीक है,
टाइम के अकॉर्डिंग जो वेरी करती है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो मतलब वो फिक्स नहीं रहेगी, वो वेरीज करेगी टाइम के साथ और चेंज होती रहेगी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इन रिसर्च एनी फिनोमिना दैट वेरीज और चेंजेस इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर हो गया, वेट हो गया, एज होगी, हाइट होगी, एक्सेट्रा, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल। ठीक है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता इसको समझाने के लिए। होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो उसमें डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिस्क्रीट होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। ठीक है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, फिर हम बुक इस डेफिनेशन को रीड करेंगे। तो एक पौधा लिया है आपने, ठीक है, उस पौधे को आपने क्या कर दिया, धूप में रख दिया है। ठीक है, अब जो पौधे होते हैं उनको क्या चाहिए होता है अपना भोजन बनाने के लिए, धूप चाहिए होती है ना, धूप चाहिए उनको। अगर भोजन बनाना है, उनको जीवित रहना है, तो उन्हें सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जो वो पौधा है, अब वो किस पे डिपेंड है, वो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, जो सनलाइट आ रही है, वो उस पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जो पौधा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सूर्य की जो लाइट है या सूर्य है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो पौधे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन पौधा किस पे डिपेंड है, सूर्य पे डिपेंड है, या सूर्य का जो प्रकाश आता है उस पर डिपेंड है पौधा। तो ये हो गया डिपेंडेंट, और वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, व्हेन चेंजेस इन वन वेरिएबल डिपेंड अपॉन द चेंजेस इन अदर वेरिएबल और वेरिएबल्स, इट इज़ नोन एज डिपेंडेंट और इंडोजीनियस वेरिएबल। कि एक वेरिएबल के अंदर जो चेंज होता है, जब एक वेरिएबल के अंदर जो चेंज है वो डिपेंड किस पे हो, किसी दूसरे वेरिएबल पे हो। ठीक है, कि उसमें चेंज होगा वो दूसरे वेरिएबल की वजह से होगा, तो उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। इसी एग्जाम्पल को दोबारा हम बात करते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था, अगर उसको सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो मुरझा जाएगा। ठीक है, अगर बहुत दिन धूप नहीं निकलती है तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर अपना फूड नहीं बना पाएगा। तो फिर वो क्या होगा, वो जो वेरिएबल है उसमें चेंज किसकी वजह से आ रहा है, जो पौधे के अंदर चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सूर्य के प्रकाश की वजह से या सनलाइट की वजह से वो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ कोर्स सूर्य। ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दी वेरिएबल दैट को चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर नोन एज द इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी और एक्सोजीनियस वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन डिमांड, दिस सप्लाई इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल डिमांड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर जो सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड पे। ठीक है, कि अगर आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, अगर आपकी डिमांड कम है तो आप कम सप्लाई करोगे। तो जो डिमांड है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो सप्लाई है वो डिमांड पे डिपेंड करती है कि कितनी हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल था उस चीज़ का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की। नेक्स्ट होता है आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको एक रेंज दे दी जाती है स्पेसिफिक, कि आपको अगर अजम्पशंस लेनी है तो आपको इसको बीच में ही लेनी है। जैसे 1 से 10 के बीच में किसी स्टूडेंट के मतलब मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस 1 से 10 के बीच में ही आपको लेके चलनी है। या कोई इंसान है उसका वेट है वो 40 से 60 हो सकता है, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो 40 से 60 के बीच में ही आपको उसका वेट लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मतलब रेंज दे दी जाती है हमें कि उसके अंदर अंदर हमें क्या लेना है, अजम्पशंस मान के चलनी है, उसके अंदर अंदर से हमें डाटा लेना है। ठीक है, तो जो वेरिएबल दैट कैन अज्यूम एनी वैल्यू ओवर ए गिवन रेंज इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कि कोई भी हमें रेंज दे दी, उसके बीच में हम कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं अपने रिसर्च को करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब बात करते हैं हम अपने डिस्क्रीट वेरिएबल की। व्हाट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल? डिस्क्रीट वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू हम ऑब्टेन कर सके बाय काउंटिंग। तो ए डिस्क्रीट वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। कि जिसकी मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी क्लासरूम के अंदर 30 स्टूडेंट्स है, जैसा मैंने एग्जांपल में लिखा भी हुआ है, तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं ना, 30 स्टूडेंट है। जैसे एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। अब हवा को हम काउंट नहीं कर सकते, पानी को नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट डिस्क्रीट वेरिएबल। तो जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो होती है हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल। और ये है हमारा लास्ट वेरिएबल जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होता नहीं है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षमता होती है कि ये उसको इफेक्ट जरूर कर सकता है जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने एक बच्चा है, ठीक है, उसको हमने पढ़ने के लिए बैठा दिया, हम एक बच्चे पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कि वो बच्चा है वो
उसको उस पे हम रिसर्च करते हैं कि जो बच्चा है अगर कमरे में जो मूवी है या फिर कोई चलो म्यूज़िक हमने बजा दिया कमरे के अंदर, ठीक है? तो वो बच्चा कितनी इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है? तो हम म्यूज़िक से बच्चे की स्टडी को वो कर रहे हैं, तो वो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? तो लेकिन अगर उसी के अंदर एक गेम प्लेयर है, ठीक है? जैसे गेम होती है ना, गेमिंग का कोई सामान रखा हुआ है, कोई भी टॉयज़ कुछ भी लगा लो रखा हुआ है, तो वो भी उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है पढ़ाई से, ठीक है? तो उसका कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्षमता है कि वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उसकी पढ़ाई से, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एनीथिंग दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट हैज द पोटेंशियल टू इफेक्ट द रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इट कैन बी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिसिपेंट सच एज इंटेलिजेंस लेवल, जेंडर और एज फॉर एग्जाम्पल, और इट कुड बी ए फ्यूचर ऑफ द इन्वायरमेंट सच एज लाइटनिंग और नॉइस एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये था हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? आप फुल देख लेते हो फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं उतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।